यूके में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर पहुंच गई है। 44 दिन पहले प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस ने भी गुरुवार को पद से त्यागपत्र दे दिया। उनसे पहले आंतरिक मामलों की मंत्री और वित्त मंत्री को पद छोड़ना पड़ा था। यूके की इस राजनीतिक अस्थिरता की वजह से भारत और यूके के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझौता अब लटकता ही जा रहा है। इस समझौते पर पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता की वजह से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था और अब नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस को भी पद छोड़ना पड़ा। जानकार मान रहे हैं कि यूके में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से भारत के साथ उसका मुक्त व्यापार समझौता अब खटाई में पड़ गया है। सर, क्या होगा इस एफटीए पे? एफटीए तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल इस पे किसी सहमति की संभावना नहीं दिखाई देती, क्योंकि अभी तो भारत और यूके के बीच सहमति के बिंदु भी तय नहीं हुए थे। अभी तो असहमतियों के बिंदु पहले तय हो रहे थे कि भारत और यूके दो अलग अलग ध्रुवों पर कैसे खड़े हुए हैं। भारतीय कर्मचारियों को या भारतीय लोगों को यूके में जॉब्स को लेकर या डेटा शेयरिंग को लेकर जो यूके की कंपनियां भारत में जिन अधिकारों को और जिन एक्सेस को चाहती हैं, तो अभी तो सहमतियों के बिंदु ही तय नहीं हुए थे। इस बीच में ये बड़ा राजनीतिक उलटफेर और बड़ा आर्थिक संकट यूके में आ गया। तो फिलहाल भारत के लिए अभी यूके की ट्रेड डील मुझे नहीं लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में अभी बातचीत की मेज तक आ पाएगी। परोक्ष रूप से सरकार और सरकारी अधिकारियों के बीच बातचीत चलती रहेगी और ब्रिटेन की इस समय प्रायोरिटी भी, वरीयता पर भी इस तरीके की कोई ट्रेड डील नहीं, क्योंकि ब्रिटेन पिछले कई दशकों के सबसे गहरे आर्थिक संकट में फंस गया है। सर, अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इससे लर्निंग्स क्या निकल के आ रही है? पूरे दुनिया में अगर आप देखिए तो ये खबरें तैर रही हैं, सुर्खियों में है। लर्निंग क्या है इस पूरा उठापटक की? ये सबके लिए बड़ी लर्निंग और दो महत्वपूर्ण चीजें इस पूरे घटनाक्रम से दिखाई देती हैं। पहली चीज तो ये दिखाई देती है कि मुक्त बाजारों में बाजार हम हमेशा सरकारों से ज़्यादा शक्तिशाली होता है और शायद बाजार के निर्णय ज़्यादा शक्तिशाली और ट्रांसपेरेंट होते हैं। लिज ट्रस ने वो कर दिया जो ब्रेग्जिट के बाद भी ब्रिटेन में नहीं हुआ था। ये माना जा रहा था कि जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर आएगा और ब्रेग्जिट होगा तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में संकट और क्राइसिस आ जाएगी। फिर दूसरा बड़ा संकट कोविड महामारी के दौरान आया, फिर भी ब्रिटेन में कोई बड़ा संकट नहीं आया। लेकिन एक नई सरकार आती है जो अर्थशास्त्र की बारीकियों से या वास्तविकताओं से बिल्कुल अलग एक ऐसा बजट, मिनी बजट लेकर आ जाती है जो ब्रिटेन को ऐसे संकट में ढकेल देता है जिससे उबरने में उसे लंबा समय लगेगा। ब्रिटेन की करेंसी ऑल टाइम लो पर चली जाती है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने लगती है, ब्याज दरों में कमी करनी पड़ती है, बाजार में पूंजी बढ़ानी पड़ती है। इस संकट ने ब्रिटेन को के पिछले बजटों में, जिसमें एक ऑसबॉर्न का बजट था जिसको कि माना जाता है कि असफल बजट था, उससे ज़्यादा बड़ा असफल बजट करार दे दिया है। और ये तब होता है जब ब्रिटेन के भीतर, खुद पार्टी के भीतर, कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये फैसला ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा। एक दिलचस्प चीज़ इसमें देखने वाली बात है कि राजनीतिक रूप से लिए गए फैसले हमेशा आर्थिक रूप से सुसंगत नहीं होते। ये साबित होता है। जब ये फैसला हुआ था तब ये माना जा रहा था कि कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने वोटर बेस को, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए बड़ा फैसला लिया। वहाँ लोग ये कह रहे थे कि अब तो असली बजट आया है ब्रिटेन का, कि जो ब्रिटेन में उद्योगों को प्रोत्साहन देता है। लेकिन बाजार बिल्कुल इससे दूसरी चीज एक्सपेक्ट कर रहा था और उस संकट में ब्रिटेन में आमतौर पर हाल फिलहाल के कई दशकों में ऐसा नहीं हुआ जब किसी प्रधानमंत्री को इतने कम समय में 45 दिन में असफलता स्वीकार करते हुए बाहर जाना पड़ा। और इस जाने के साथ ये साबित हुआ कि अर्थव्यवस्था की वास्तविकताएं राजनीतिक वास्तविकताओं से बिल्कुल अलग होती हैं। सर, अब ये जो कुछ भी हुआ हो गया, इससे जो नुकसान होना था वो भी हो गया। अब इस डैमेज कंट्रोल के लिए जो कुछ भी किया जाएगा, क्या किया जाएगा और उसका अर्थव्यवस्था पर यूरोप की कितना असर होगा? आप देखिए, जैसे लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया वैसे ही पाउंड सुधरना शुरू हो गया, बाजार सुधरना शुरू हो गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लिज ट्रस के इस्तीफे से पहले ही कह दिया था कि वो अब सरकार की बात नहीं सुनेगा। इतनी साख पर खरोंचे आई कि IMF को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में तो सरकार कुछ कर रही है और बैंक कुछ कर रहा है। ऐसी परिस्थिति लोग ये याद कर रहे हैं कि सर एंथनी हेडन के ज़माने में आई थी जब स्वेज क्राइसिस हुई थी और उस वक्त ब्रिटेन की जो परिस्थिति बनी थी, वो स्थिति आज जो एंथनी हेडन के समय हुई थी, जो प्रधानमंत्री थे, वैसी स्थिति दिखाई दे रही। अब यहाँ से जो पूरी प्रक्रिया वो पूरी
यू टर्न करके दूसरे दिशा में जाएगी। अब सरकार अब ऑस्टेरिटी मेजर्स लेकर आएगी, खर्च में कमी करेगी, क्योंकि इतना बड़ा अनफंडेड बजट पड़ा हुआ है जिसकी फंडिंग के लिए पैसे की जरूरत है। अब हम इस महंगाई और मंदी की परिस्थिति में, जब बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है ब्रिटेन में, तब ब्रिटेन की सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे उसके खर्च में कमी आएगी। खर्च में कमी आने का मतलब है कि भले वो टैक्स ना बढ़ाए, लेकिन हो सकता है कुछ परोक्ष रूप से टैक्स में बढ़ोतरी करे। माना जा रहा है कि शायद वैट में कुछ थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी ब्रिटेन में, जिसका असर राजनीतिक रूप से और ज़्यादा खराब होगा, लोकप्रियता के तौर से और ज़्यादा खराब होगा। माना यह जा रहा है, जो बाजार के करीब लोग हैं या जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से सूचनाएं आ रही हैं कि लिज ट्रस इससे और बेहतर ढंग से चीज़ें मैनेज कर सकती थी, और अब जहां पहुंच गए वहां से निकालने की जो दर्द और तकलीफ है, जहां पर फंसी हुई है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, उसको निकालने की दर्द और तकलीफ लंबे समय तक झेलनी पड़ेगी। और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में पाउंड में जो भी गिरावट होगी उसका असर हमें यूरोप की बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर भी दिखाई देगा। कमजोर पाउंड डॉलर को परोक्ष रूप से और ज्यादा ताकत देता है, और इसलिए डॉलर की मजबूती की बढ़ोतरी में आने वाले समय में पाउंड की कमजोरी एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनी रहेगी।